कोई माने या ना माने, आज तक जितने माली स्कैंडल पाकिस्तान में सामने आए हैं वो ज़्यादातर सियासी हुए हैं, उनके पीछे सियासतकार फर्म रही है। कौम को हमेशा ये बताया जाता है कि अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया, फला शख्स या फला हुकूमत लूट कर खा गई। कौम बेचारी ये समझती है कि ये जो अरबों रुपए लूटे गए हैं ये उनके हैं, उनकी जेब से गए हैं, और जो उन्हें ये बता रहे हैं कि अरबों रुपए का फ्रॉड हो गया है और हुकूमत इसलिए काम नहीं कर पा रही क्योंकि अरबों रुपए दूसरे लोग लूट के ले गए। तो जो बता रहे हैं वो बड़े ईमानदार हैं और जिन पर इल्ज़ाम लगा वो मुजरिम है। लेकिन क्या कोई एक मालियाती स्कैंडल या करप्शन या फ्रॉड के जरिए लूटी गई रकम में से कभी 1 रुपया भी कौम को वापस मिला? सिरे महल का किस्सा ले लें, एवन फील्ड के अपार्टमेंट की कहानियां सुन लें, कोऑपरेटिव स्कैंडल, कर्ज उतारो मुल्क सवारो स्कैंडल, रेंटल पावर स्कैंडल, हज मालियाती स्कैंडल, और हत्ता के स्विस अकाउंट्स में पाकिस्तानियों के अरबों डॉलर, ये भी दावा किया जा रहा था जी पाकिस्तान के अरबों डॉलर बैरून मुल्क पड़े हैं। तो किसी में से क्या किसी को कुछ मिला? तो इसकी वजह क्या है? किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि जितने इल्ज़ाम लगे हैं, जितने बड़े बड़े स्कैंडल आए हैं, वो साबित क्यों नहीं हो रहे? ये कह देना कि लोग बड़े ताकतवर है इसलिए साबित नहीं होता, ये बिल्कुल हकीकत से के बरक्स है। तो ये सारे मालियाती स्कैंडल जो एक हकीकत, एक अफसाने की जिंदा मिसाल है। जिस तरह रेकोडेक पर शोर मचाया गया कि पाकिस्तान का खजाना लूटा जा रहा है, इतना शोर मचाया गया, कोर्ट तक इसमें इन्वॉल्व हो गई और कोर्ट ने गैर मुल्की कंपनी का ठेका कैंसिल कर दिया क्योंकि ये शुबा था कि गैर मुल्की कंपनी को अरबों रुपए उनसे लेके कमीशन उनको ठेका दे दिया गया है, वो अरबों डॉलर कमा रहे हैं और पाकिस्तान को टके मिल रहे हैं। तो अंजाम क्या हुआ कि ठेका कैंसिल कर दिया कोर्ट ने और अरबों डॉलर का जुर्माना हो गया पाकिस्तान को। इस तरह पावर सेक्टर के बारे में भी मेरा यह गुमान है कि अगर पावर सेक्टर्स ने पैसा बनाया है तो उसमें इलीगैलिटी कोई नहीं होगी। हुकूमत के साथ बाकायदा मुआहदे हुए हैं, इसमें अरबों डॉलर का फ्रॉड बताने का मकसद कौम को एक बार फिर ये बावर कराने की कोशिश है कि हम ईमानदार लोग हैं और हम हर 2-4 रोज बाद एक घपला निकाल लेते हैं और पकड़ लेते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट क्या होना है? वही होना है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बहरान है। आगे बढ़ते हैं, हसन निसार गुफ्तगू कर रहे हैं, उनका मौजू है शहबाज शरीफ और नैब। देखते हैं हसन निसार क्या फरमाते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि इंतखाबात हुए तो नून लीग मार्जिन से जीतेगी, अभी भी उन्हें ये लगता है? हमारे यहाँ कहते हैं पकेगा तो फूटेगा, होगी तो जीतेगी। सही। शहबाज शरीफ ने नैब में पेश होने से भी माजरत कर ली है। कमाल की बात है, क्यों? कुव्वत मुदाफियत जब इंग्लैंड में ये है आनिया जानिया इनकी देखता हूँ मैं तो लगता है टीनेजर फिर रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी देख लो भागे दौड़े फिर रहे हैं ये। अच्छा, दूसरी बात, इनकी कुव्वत मुदाफियत का तल्लुक इक़्तिदार के साथ है। आज अगर टेलीफोन चला जाए कि जी आप कल सुबह वज़ारत आला का हलफ उठा रहे हैं, तो ऐसी कुव्वत मुदाफियत, फिर देखो पूरे शहर की पुलिस जाती उम्रे तो मॉडल टाउन या इनके जो सो कॉल्ड हर जगह जहां भी इनका कोई ठोर ठिकाना होता है इसको तब्दील कर देते हैं उसमें कैंप ऑफिस। ठीक है, कितना का कितने अरब? 14 अरब से ज्यादा ये दो भाई किस खाते में? सिक्योरिटी कैंप ऑफिस। ये कुव्वत मुदाफियत है, वो छिनी हुई है आजकल, बाकी तो कोई बात नहीं। सही। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान संगीन तरीन बहरान में भी कारकर्दगी करके दिखाएं। और तुम तो रंगीन तरीन में नहीं कर सके। इमरान तो इज डूइंग वेरी वेल, बल्कि मुझे हैरत हो रही है जितनी मतानत से, जितनी मजबूती से। देखो बात सुनो, ये खेल बड़ा खतरनाक है, ये इधर इसका अक्लों के साथ इतना तजर्बा नहीं है। कंसर्न है रब्बुल इज्जत ही इज्जत रखे तो रखे, ये किसी तरफ भी लॉकडाउन हो ना हो, क्या बड़ा मुश्किल है। ये जो है ना आटा गूंदी हिल्दी क्यों है, ये कह रहा है संगीन तरीन बहरान, भाई क्या करे वो मेरा। अच्छा, जैसे चाइना में जब हमारे बच्चे फंसे हुए थे, यही ज्यादातर पॉपुलर बात हुई थी ना कि जी लाओ लाओ लाओ, पता लगा नहीं। सो अल्लाह से रहम मांगे, करम मांगे, अल्लाह हिदायत दे, हिकमत अता करे, बेहतर फैसलों की तौफीक। बाकी तुम तो
वही मैंने इस कहा पे ना भी politics- रंगीन तरीन मामलात में बिल्कुल सही, इस पे सियासत करने के बजाय आप इनके साथ मिलके करें इस सियासत इन्होंने situation- क्या करनी, सियासत तो सियासतदान करते हैं। हमारे यहाँ ये बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे मुल्क में जबान ज़द आम, आपने भी बोल दिया, ठीक है, क्या जी Politics इस मसले पे सियासत, वो तुम इस मुल्क में सियासत, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, न दिन सदा बड़े रहते हैं न रातें हमेशा लंबी रहती हैं। तो अभी तक तो हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी हरगिज नहीं कि लोग साबका हुकूमतों को भूल जाएं या नवाज शरीफ की कारकर्दगी को भूल जाएं या कम से कम पीपल पार्टी वालों से मुंह मोड़ लें। अब कल का तो किसी को पता नहीं, हाँ साहब को ऐसा करिश्मा कर दिखाएं कि लोग उनकी मौजूदा कारकर्दगी को भूल जाएं और सब कुछ दरगुजर कर दें। फिर हो सकता है हाँ साहब 2/3 अक्सरियत लेकर सबको वॉश आउट कर दें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मौजूदा कारकर्दगी साबका हुकूमतों के मुकाबले में बहुत अच्छी है तो फिर वो सिर्फ मदा सुराई का शौकीन है और कुछ नहीं। चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, जो आज साहब मसरत हैं वो कल नहीं होंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? क्योंकि जो कल साहब मसरत थे वो आज नहीं है। तो इक़्तिदार का खेल इसी तरह चलता रहता है। ये कह देना कि फलां का वक्त ख़त्म हो गया और फलां जमात कभी दोबारा सर इक़्तिदार नहीं आएगी। ये लोग खान साहब के बारे में भी कहा करते थे कि खान कभी वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, तो बन गए वो। तो हसन निसार ये भूल रहे हैं कि पंजाब में अक्सरियती जमात अब भी वही है जो उन्हें पसंद नहीं है और खान साहब की हुकूमत इत्तेहादियों के बलबूते पर खड़ी है, मरकज़ में भी और पंजाब में भी। अब ये तो किस्मत का खेल है और लाने वालों की मेहरबानियाँ हैं कि एक इक़्तिदार में है और दूसरा इक़्तिदार में आने को तैयार नहीं, वो लड़ाई के मूड में चला गया। तो नवाज शरीफ लड़ाई के मूड में ना जाते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद हुकूमत के लोग गाहे बगाहे बता चुके हैं कि नवाज शरीफ किस वजह से सियासत से या इक़्तिदार से बाहर हुए। यहाँ पे लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपसे शेयर करेंगे और भी खबरें हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफिर और मैं फार काजी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत से आगे बढ़ते हैं। अखलाक की वज़ीर रेलवे शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया। इससे पहले शेख रशीद साहब ने एक दावा किया था कि शहबाज शरीफ उनके दम की वजह से नैब से गिरफ्तारी से बच गए। इसी सवाल का जवाब दे रहे हैं शेख रशीद। वॉच दिस। क्यों मुश्किल में डाल देते हैं? मैंने तो मजाक किया, नैब सीरियस हो गया। मैं वैसे मजाक हल्की फुल्की मौसीकी करता रहता हूँ और अभी 1-2 और किस्तों में मेरी वजह से वो उसको रियायत मिल जाएगी, रमज़ान तक उसको बुलाएंगे। लेकिन आसिफ जरदारी की बेल के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग केस जो है, मैंने इस केस को मीडिया में भी पढ़ा है, देखा भी है, विटनेसेस सबसे ज़्यादा केस के शहबाज शरीफ के और नवाज शरीफ के खिलाफ हैं। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ नैब को, मैं मजाक नहीं कर रहा। और दम की बात तो मैंने उस वक्त की थी जब इनका पथरी का मसला था नवाज शरीफ का। मैंने कहा लाल हवेली में आए, मैं दम करूँगा, पथरी जो है वो निकल जाएगी। वो तो मेरा मतलब है, अगर शहबाज शरीफ जो है वो लंदन से क्यों आया, पूछें सारी कौम से क्यों आया? इसलिए आया कि ये अफवाहें उड़ा रहे हैं कि नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जी, ये कोरोना तबाही फैला देगा और डिफॉल्ट हो जाएगा और सब कुछ। ये क्यों, क्या लोगों में ये अफवाहें फैला रहे हैं? यही फैला रहे हैं ये लोग और इनके एजेंट फैला रहे हैं। नंबर 1, इनका ख्याल था कि डिफॉल्ट हो जाएगा। इमरान खान ने जबरदस्त काम किया और 1.4 बिलियन भी आ गए IMF से और हमारी किस्त भी 1 साल के लिए आगे चली गई। और हमारा देखें कर्जे की शरह जो है, सूद जो है वो 13% से 9% पे आ गए, 13.5 से 9 पे आ गया। 6% का यानी 4-4.5% का एक महीने में 4.5% का इंटरेस्ट इमरान खान के दौर में कम हुआ है। ये मामूली बात नहीं है। और डॉलर जो है वो भी कोई 200 पे नहीं गया, जो क़यामत। ये प्लानिंग के तहत, ये तो हुकूमत गिरा के आए थे आखिरी फ्लाइट पे, वरना ये इतना पागल है, झल्ला है कि ये जेल जाने के लिए आए। अब मिन्नतें तरले कर रहा है कि मुझे फिर बाहर जाने दो, भाई का ऑपरेशन है। और भाई का ऑपरेशन तो और 2 साल तक नहीं होना। अब फिर ये लग गया लॉबी करने के लिए। अब ये फिर लाइन में लगा जी कि मैंने जाना है। अब इसने किधर जाना है? लंदन जाना है, जेल जाना है। ये रमज़ान के बाद फैसला हो जाएगा। इसका केस सीरियस है, ये मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। नैब को वो मैंने हंसी मजाक में बात की थी, दम किया को, मैं दम दरूद वाला नहीं हूँ शेख रशीद।
वो मैंने नवाज शरीफ जब था तो मैंने कहा मैं यूं उंगली रखूंगा और पथरी नीचे हो जाएगी। आप जब ये कहते हैं कि रशीद साहब ना दम वाले हैं और लगता है कि ना काम वाले हैं, यानी हमारी जान पे बनाई और आपकी अदा ठहरी। शेख साहब ने दावा किया था कि उन्होंने नैब पर दम किया इसलिए शहबाज शरीफ गिरफ्तारी से बच गए। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मजाक किया और अब साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ बैरून मुल्क जाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं और वो पकड़े जाएंगे। तो इसी से अंदाज़ा होता है कि शेख साहब भी तुक्के लगाते हैं, लग गया तीर तो ठीक वरना तुक्का। और मरहूम पीर बगारा की तरह वो भी पेशन गोइयों पर यकीन रखते हैं। पीर बगारा साहब बहुत पेशन गोइयाँ करते थे और इसलिए करते थे कि उनका ताकतवर हल्कों के साथ उठना बैठना या राबते थे। तो शेर रशीद भी अपने आप को इसी पोजीशन में रखना चाहते हैं कि जैसे वो भी ताकतवर हल्कों के बहुत करीब है और उन्हें भी अंदर की खबरें बहुत पता है। लेकिन जब आप खुद ये कहेंगे कि मैं मजाक कर रहा था तो इससे फिर लगता यूँ कि शेख साहब की पेशन गोइयों का हकीकत से कोई ज़्यादा गहरा ताल्लुक नहीं है और ये भी लगता है कि वो सियासतदानों के मजाक निगार हैं, यानी चुटकुले छोड़ते हैं। इसलिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि शेर रशीद साहब की किस बात को सीरियस लिया जाए और किस बात को मजाक समझ कर छोड़ दिया जाए। वैसे तो बहुत से लोग उन्हें संजीदा सियासतदान समझते हैं, लेकिन अगर वो अब खुद ही अपनी गैर संजीदगी बयान कर रहे हैं तो फिर क्या किया जाए। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है और हुकूमत के ज़रा ये कहते हैं कि कौमी असम्बली का वर्चुअल इजलास बुलाया जा सकता है, जबकि अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि फ़िज़िकल इजलास बुलाया जाए, यानी पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर कोरोना वायरस जैसे मामले पर बात की जाए। एहसन इकबाल ने आज इस हवाले से मीडिया के साथ बात की, क्या कहा अपोजिशन ने, देखते हैं। वॉच एहसन इकबाल। आज पाकिस्तान को गैर मामूली इक़्तिसादी और कोरोना वायरस के चैलेंज का सामना है। बदकिस्मती ये है कि इस गैर मामूली चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हम पर एक गैर मामूली नालायक हुकूमत मुसल्लत है, जो मुसलसल अपनी हमाकतों से मईशत और आवाम की ज़िंदगी में क़यामत बर्पा कर रही है। इस वक्त हुकूमत की कोशिश है कि वो पार्लियामेंट को लॉकडाउन करे। हम पार्लियामेंट का लॉकडाउन नहीं होने देंगे। अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुली है, अगर सरकारी दफातर खुले हैं तो पार्लियामेंट बंद नहीं हो सकती। मार्च के महीने में अपोजिशन ने पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत से मुतालबा किया था कि कोरोना वायरस के ऊपर कौमी लाहे अमल अपनाया जाए। हमारी तहरीक और हमारा कॉलिंग अटेंशन नोटिस एजेंडे पर नहीं लाया गया। 14 या 13 मार्च को जो आखिरी दिन था असेंबली के इजलास का, कोरोना वायरस का कॉलिंग अटेंशन नोटिस एजेंडे पर नहीं था। एजेंडे पर क्या था कि मिनिस्टर कॉलोनी में 4 अपार्टमेंट खाली क्यों हैं, ये अवामी दिलचस्पी का मसला है, इस पर बहस की जाए। आप इससे हुकूमत की तरजीहात का अंदाज़ा कर लें। ये हुकूमत पूरी मुल्क की क़यादत, सूबाई हुकूमतें, सबको इकट्ठा करने में नाकाम रही है। इस वक्त हुकूमत नहीं है, बल्कि यूं लगता है कि ऑपोजिशन की ऑपोजिशन हुक्मरानी कर रही है, हुकूमत हुक्मरानी नहीं कर रही। देखिए, अगर आवाम मसाजिद में फासला रखकर नमाज तरावी पढ़ सकते हैं, बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं, तो फिर कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट भी बार बार कह चुकी है कि कौमी असम्बली का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। इस पर सवाल उठे हैं। तो इतने संगीन हालात में जब कोरोना वायरस से इंतकाल करने वालों की यौमिया तादाद में ख़तरनाक हद तक इजाफा होता जा रहा है, लॉकडाउन के मामले पर सूबों और वफाक में सियासत नज़र आ रही है, तो 22-23 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के हवाले से पार्लियामेंट में बात क्यों नहीं हो रही। पार्लियामेंट आखिर किस मर्ज़ की दुआ है। क्या हुक्मरान जमात को इस बात का डर है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाएंगे तो दीगर जमातों के लोग सवाल पूछेंगे, उनके सवालों के जवाब देना पड़ जाएंगे। तो बज़ाहिर तो यही लगता है कि हुक्मरान जमात इन सवालों से बचना चाहती है, जबकि हुकूमत आवाम को जवाबदेह होती है। यही जमहूरी निज़ाम का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है या क्रक्स है, वो यही होता है
कि अवाम को जवाबदेही होती है हुकूमत। अब इडहाक बुनियादों पर जिस तरह निज़ाम चलाने का तासुर दिया जा रहा है तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। इससे असल निज़ाम जो होता है वो मफलूज होकर रह जाता है। अगर पार्लियामेंट काम नहीं करेगी, अवामी नुमाइंदे अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा करेंगे, जहाँ मुख्तलिफ नुक्ता नज़र के लोग मुंतखब होकर पार्लियामेंट में जाते हैं तो उन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हालात से निपटने के लिए बेहतर तजावीज़ होती हैं। तो मेरी राय में पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर अगला अमल तय करना चाहिए। ये जो वर्चुअल इजलास बुलाने की बातें हो रही हैं तो इसका मतलब तो यही है कि हुकूमत हालात और असल सूरत हाल का सामना करने से घबरा रही है। तो आगे बढ़ते हैं और कामरान खान कॉर्नर भी बात कर रहे हैं नेशनल बैंक फंड के CEO के साथ कि पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर हैं उन्हें इन्वेस्ट कहाँ करना चाहिए। रियल एस्टेट भी एक बड़ा अच्छा बिजनेस है, उसी पर बात कर रहे हैं। देखते हैं कि जो कौमी बैंक है उसके फंड के CEO क्या फरमाते हैं कि आम आदमी को इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कहाँ करनी चाहिए। एक ही इसकी मिसाल मौजूद है ना इस वक्त पाकिस्तान में, और जिस कॉन्सेप्ट की आप बात करें तो सारी दुनिया का सबसे मारूफ तरीक़ाकार है। पाकिस्तान में तो एक डॉल्मेन रीट है ना, इसके अलावा तो पाकिस्तान में अभी इसमें इब्तिदा होनी है। देखें बेसिकली, और जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें SCCP और गवर्नमेंट और जो कैपिटल मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं जिस तरह म्यूचुअल फंड्स हैं, हमें सब मिल के ये कोशिश करने हैं कि इस एवेन्यू को ग्रो करें। और इसमें कुछ टैक्स के इश्यूज थे, जिस तरह डिविडेंड पर 25% का टैक्स था, अभी भी है रीट्स पर वर्सेस म्यूचुअल फंड्स या 15% है, या स्टॉक मार्केट या 15% है। तो कुछ टैक्स के इश्यूज हैं जो अभी रिजॉल्व होने रहते हैं, मगर ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि इसको एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट दिया जाए, ताकि एक आम आदमी ये करता है कि पैसा बैंक में रख छोड़ता है और उसका ख्वाब ये होता है कि मैं घर बनाऊँगा, और बैंक में जो रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है, वो कभी भी अपना घर बना नहीं सकता। अगर वही पैसा इन्वेस्ट हो रीट्स में या ऐसे कंपनीज़ में जो स्टॉक मार्केट में, जो रियल एस्टेट में काम करें, तो उसका पैसा जल्दी ग्रो करेगा और वो अपना एक घर बनाने का ख्वाब, ये जो आप इस वक्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं। देखिए, हुकूमत को रियल एस्टेट का बिजनेस उस वक्त समझ में आया है जब एक घर बनाने की लागत में 200-250% इजाफा हो चुका है। यानी ईंट, सीमेंट और सरिये की कीमतें आलमोस्ट दुगनी हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी का सामान उसकी कीमत भी बढ़ चुकी है। तो साबका दौर हुकूमत में जो ईंट 5 से 6 हज़ार रुपये में, यानी 5-6 रुपये की एक ईंट होती थी और 1000 ईंट 5 से 6 हज़ार रुपये में मिल जाती थी, वो अब 11 से 12 हज़ार रुपये फी हज़ार हो चुकी है। ये जो मिस्त्री होते हैं वो साल पहले, 1.5 साल पहले 900 रुपये दिहाड़ी लेते थे, आज वो 1500 रुपये मजदूरी लेते हैं। तो तामीराती सामान का जो सारा मटेरियल है वो कई गुना महंगा हो चुका है। फिर ज़मीन के दाम वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े, लेकिन फिर भी ज़मीन हरगिज़ सस्ती नहीं है। तो 2-4 साल पहले पाकिस्तान में रियल एस्टेट का जो बिज़नेस था वो बहुत अरूज पे था, लोग बहुत पैसा कमा रहे थे, प्लाटों की फाइलें तक खरीदी और बेची जा रही थी, लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। और ख़ासकर इसमें वो लोग थे जो बैरून मुल्क रहते थे, ओवरसीज़ लोग जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो खान साहब जब आए तो उन्होंने आके इस इंडस्ट्री पर इतने टैक्स लगाए और इसका गला दबोचने की कोशिश की, तो ये इंडस्ट्री बिल्कुल उजड़ के रह गई। तो हुकूमत का ख्याल ये कि लोगों के पास बड़ा पैसा है और अब अचानक उन्होंने रियल एस्टेट पे इंसेंटिव देना शुरू कर दिए। एक ऑर्डिनेंस ले आए हैं कि जी तामीराती सामान के ऊपर बहुत छूट है, आप माल लगाए, आपसे पूछेंगे नहीं कि पैसा कहाँ से आया। तो ख्याल ये कि लोगों के पास बहुत पैसा पड़ा है। तो चले एक लम्हे के लिए मान भी ली कि लोगों के पास पैसा है, उन्होंने पैसा निकाला, इन्वेस्टमेंट कर दी, और आगे से अगर ख़रीदारी ना मिला तो फिर इन्वेस्टमेंट तो फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर तो है नहीं। तो माल तो तभी बिकता है कि अगर लोगों में खरीदने की सकत हो। अगर लोगों के पास खरीदने की सकत नहीं है तो फिर आप प्रोडक्शन कितनी भी क्वालिटी की क्यों ना करते रहें, तो वो बिकेगी कहाँ। अगर कोई समझता है कि अब भी लोगों के पास पैसे पड़े हैं, इधर वो घर बनाएंगे, उधर खरीदारों की लाइन लग जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो हालात नहीं है। मसला इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा लोगों की बाइंग पावर का है। रियल एस्टेट में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया वो बैरून मुल्क में रहने वाले पाकिस्तानी थे, जो वहाँ से पैसा कमाते थे और पाकिस्तान में ज़मीनों के अंदर, लैंड के अंदर, घरों, प्लाटों, फाइलों, इनमें इन्वेस्टमेंट करते थे। तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझी आती थी। फाइल ले ली, प्लॉट ले ली, 2-4-6 महीने बाद उसकी कीमत बढ़ी तो पैसा रिटर्न हो गया। इससे बहुत से लोगों का घर भी चलता था। लेकिन अब तो जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है
वो बेचारे खुद फाइनेंशियल क्रंच का सामना कर रहे हैं, वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है। खासकर यूरोप में रहने वाले, मिडिल ईस्ट में रहने वाले, सऊदी अरब में रहने वाले, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं वहाँ पूरी वहाँ के मुल्क फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। यूएई देख ले, वहाँ से हज़ारों पाकिस्तानी पाकिस्तान आने के लिए वापस आने के लिए बैठे हैं, वहाँ जॉब्स नहीं है। यूरोप के अंदर भी लोग घरों में बैठे हैं, तो वो लोग अब इन्वेस्टमेंट करने के काबिल भी नहीं रहे। और अगर वो इन्वेस्टमेंट करने के काबिल नहीं और बाइंग करने के भी काबिल नहीं, तो फिर ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस मामले के ऊपर, यानी ये जो तामीराती ये कंस्ट्रक्शन का शोबा, मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये है, और अल्लाह करे मेरे खदशात गलत हो, लेकिन नज़र यही आ रहा है कि इस मामले में हुकूमत की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकेंगी। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ मैं इफ्तिखार काज़मी। और ख्वाजा आसिफ एक ज़माने में बिजली पानी के भी वज़ीर रहे, वज़ीर दिफा भी रहे। वो गुफ्तगू कर रहे IPP स्कैंडल के हवाले से और शुगर स्कैंडल के हवाले से। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी को, देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कॉटन का जो रकबा है ना, उसको रिड्यूस करके दिन ब दिन जो है गन्ने का रकबा जो है इंक्रीज किया। ये क्यों हुआ? ये मेरी बात सुने ना, लेट मी, मुझे बहुत अच्छे, मैंने आई एम हैप्पी दैट यू समबडी लाइक यू इज टॉकिंग अबाउट इट। प्लीज मुझे देखना, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। मैंने पूरा प्रोग्राम नहीं, मैं इसको एक इशू के तौर पे जो है, एक नेशनल इशू एब्सोल्युटली। गन्ना जो है ना वो पानी बड़ा खींचता है। बस समझ लें आपने हैंडपंप लगा दिया, इतना पानी खींचता है, या ट्यूबवेल लगा दिया, इतना पानी खींचता है। हमने शुगर, नो दिस इज नॉट टुडे और टुमारो, इट्स स्ट्रेच्ड ओवर डेकेड्स में भी, कि हमने शुगर जो है उसमें जो शिफ्ट किया, और मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम होती थी, हमारे यहाँ पे शुगर महंगी हो जाती थी। उसके बाद हम सब्सिडी में पढ़ते थे कि जो डिफरेंशियल है इंटरनेशनल मार्केट और लोकल में, उसको ब्रिज किया जाए। इसका इलाज तो ये है ना कि आप यहाँ पे काश्त कम कर दें, उसका एरिया जो है वो सुकड़ जाए, और गंदम आप जो है वो एक किस्म का दें। बहुत सी चीज़ें अमेरिका में तैयार हो सकती हैं, लेकिन वो चाइना में इसलिए तैयार कराते हैं, वहाँ से इसलिए इंपोर्ट करते हैं कि उनको अपने घर में महंगी पड़ती हैं, चाइना से उनको सस्ती पड़ती है। ये वाई कांट वी डू दैट? कि अगर चीनी क्यूबा, जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, और या मैं आई वाज यंगर, तो चीनी जो है क्यूबा से आती थी, ब्राज़ील से आती थी, और इन ममालिक में जहाँ पे गन्ना होता है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ या कैरेबियन से जो है शुगर आती थी। और एक गवर्नमेंट जो है डिसाइड करती थी कि भाई हमारे घर में जो है शुगर इतने भी की पड़ रही है, इंटरनेशनली हम इतनी उस हिसाब से फिर हम गन्ने की काश्त भी डिटर्मिन करते थे। यहाँ लोगों ने 25-25, 30-30 हज़ार के अपने फार्म बना लिए जहाँ पे वो गन्ना का जो है। देखें, ये आपकी काश्त की जो पॉलिसी है या कल्टीवेट करने की ज़मीन आपकी अपनी है, वो आपकी अपनी मलकियत है, लेकिन गवर्नमेंट को, चाहे वो हमारी है या मौजूदा है या इससे पहले हुकूमतें हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारी लोकल या इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन है, हमें कौन सी क्रॉप जो है, हमारी क्रॉप जो है, हमारी कॉटन जो है वो कभी मार नहीं खा सकती, हमारा चावल कभी मार नहीं खा सकता। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो कहीं, और हमारी शुगर मार खाती है क्वालिटी में, बाय द वे क्वालिटी में मार खाती है, वो हमारी अच्छी क्वालिटी की शुगर नहीं समझी जाती। कोई माने या ना माने, लेकिन नवाज शरीफ का आखिरी दौर हुकूमत कारकर्दगी के लिहाज से खासा बेहतर दौर था, लेकिन साबका हुक्मरान जमात ने भी बहुत सी गलतियां ऐसी की हैं जिनका खुमियाजा भुगतना पड़ा है। कोई भी हुकूमत गलतियों से मुबर्रा नहीं होती। बहुत सी हुकूमतें ऐसी होती हैं जिनकी पॉलिसी किसी वक्त जाके नाकाम भी हो जाती है, हर पॉलिसी का अंजाम कामयाब ही नहीं होता। तो बहुत सी गलतियाँ की गई जो कि जिनका खमियाजा हम सब भुगत रहे हैं। एक गलती शुगर मिलों की बहुतात है, ये मान लेना चाहिए कि शुगर मिलें ज़रूरत से ज़्यादा लगाई गई, और चीनी पैदा करने वालों को जब सब्सिडी दी गई तो इसकी वजह से सरमायादार उसमें घुस गया, इसका नुकसान हुआ है। इसी तरह बिजली पैदा करने वालों को भी बहुत खुली छूट दी गई। अब नवाज शरीफ का ख्याल ये था कि जब वो हुकूमत पर आए थे तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी। उनका ख्याल ये था कि अगर लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे
तो हमारी सनतें और कारखाने चल निकलेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो बिजली ज़्यादा पैदा कर लेते हैं, लेकिन कारखाने और सनतें उस तनासब से चले नहीं। उसकी वजह सियासी माहौल में खराबी थी और इदारों के साथ हम आहंगी नहीं थी। तो आपको याद होगा कि 2014 में तो खान साहब ने धरना दे दिया था, तो हुकूमत सियासी तौर पर बड़ी मुश्किल में चली गई थी। फिर बहुत से इदारों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो वो प्लान चल नहीं सका। इसी तरह एक ज़माने में जब चीनी की मुसलसल किल्लत हो रही थी तो उस वक्त भी ये सोचा गया कि अपने कारखाने लगा लेते हैं। चीनी चूँकि बुनियादी अशिया ज़रूरिया में से एक चीज़ है, यानी 4-5 जो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं खाने पीने की, गंदम, चावल, घी, चाय वगैरह, उनमें चीनी भी शामिल है। तो पाकिस्तान में चीनी के कारखाने लगना शुरू हो गए, लेकिन चूंकि हुकूमतों में कभी तसलसल नहीं रहा। ये 90s की दहाई में किसी की हुकूमत 1.5 साल, किसी की 2 साल, किसी की 1 साल, तो निज़ाम बिगड़ता चला गया। ये जो 90s की सियासत हुई है ना, इसने पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान पहुँचाया है। इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, ये जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं, सबको पता है कौन कौन है। तो सरमायादारों ने हमेशा ख़राब सियासी निज़ाम से फ़ायदा उठाया। उन्होंने मज़ीद कारखाने लगाए, सियासी जमातों पर सरमाया लगाया और चीनी में से माल बनाया। अब ये ओपन सीक्रेट है कि हर हुकूमत में वो लोग आपको नुमाया तौर पर नज़र आएंगे जो सरमायादार हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो चीनी के कारखाने लगाते हैं, चीनी का बहरान पैदा करते हैं और फिल्मार बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं और मंसूर अली खान के साथ गुफ्तगू कर रही है पीटीए के हम रहनुमा आलिया हमजा मलिक। पावर सेक्टर स्कैंडल से पहले चीनी का स्कैंडल आया, जहांगीर तरीन का उसमें नाम आया और फिर हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि जहांगीर तरीन को कहा ओहदे से यानी टास्क फोर्स से हटा दिया गया, उनकी चेयरमैनशिप से। अब ये ओहदा था नहीं था, जहांगीर तरीन कहते हैं मुझे कोई ओहदा दिया नहीं गया। इसी पे बात कर रही है आलिया हमजा मलिक। देखते हैं कि खान साहब ने जो कहा है कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, जिसका भी नाम आएगा, तो आलिया हमजा मलिक क्या कहती हैं वो। मुझे एक लाइन में सिर्फ ये बता दें, क्या जहांगीर तरीन कसूरवार हैं या बेकसूर हैं? सिर्फ हाँ या ना। एक बात सुने, हाँ। जब इसका फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, फोरेंसिक ऑडिट की जो रिपोर्ट आएगी वो अच्छा ठीक है, चले ठीक है आलिया साहबा, ठीक है मैंने मान लिया आपकी बात कि जी फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है। अगर फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है तो फिर उनको हटाया क्यों टास्क फोर्स की चेयरमैनशिप से? देखिए मेरी एक बात सुने, उसमें मेरे ख्याल के अंदर सबसे पहले ये बात हो चुकी है, उन्होंने खुद ये बता दिया कि मुझे तो कोई ऐसा, और अगर मिला होता तो मेरे ख्याल में तो सबसे पहले मीडिया आप फैसला ना आलिया साहब ना, इसरा नहीं। एक मिनट शहबाज गिल साहब कहते हैं उनको टास्क फोर्स की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया, ठीक है। अब या तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, या तो हटा दिया गया है या वो कभी चेयरमैन थे ही नहीं। देखिए सर मेरी एक बात सुने, मैं इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहती। नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं आलिया साहबा पढ़ना पड़ेगा। आई टेल यू द रीजन, ना करो आलिया साहबा, आई टेल यू द रीजन, क्योंकि लोगों को इस तरह खुदा के लिए बेवकूफ मत बनाया जाए। या तो वो चेयरमैन थे, बहुत समझदार, नहीं समझदार नहीं है ना आप, या तो वो चेयरमैन थे आलिया साहबा, या तो वो चेयरमैन थे और उनको चेयरमैनशिप से हटाया गया है। और अगर उनको हटाया गया है, मेरा सवाल यह, अगर उनको हटाया गया है तो फिर बाकी वज़रा क्यों नहीं हटाया गया? उनके पोर्टफोलियो से क्यों चेंज किए? हौसला करने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब है, छोड़ना उन्होंने किसी को भी नहीं है। याद रखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, नाम ही काफी है, छोड़ेंगे। चलिए जी नाम काफी, ठीक है जी अज़मा साहबा जी, ठीक है सबका एहतसाब होगा, वो एक जुमला है, सारे फड़न जाएंगे। देखिए तहरीक इंसाफ के बारे में ये परसेप्शन मौजूद है कि वो खान साहब का बहुत बड़ा फैन क्लब है। खान साहब स्याह करें सफेद करें, कुछ करने का दावा करें ना करें, वादा करें उसे पूरा ना करें, बीआरटी मंसूबा, मालम जब्बा, अद्वियात में बड़े पैमाने पर घपलों को इग्नोर करें, खैबर पख्तूनख्वा में अपना ही एहतसाब का इदारा इस डर से बंद कर दें कि उनके अपने लोग ना पकड़े जाएं, तो फिर भी उनका फ़ैन क्लब यही समझता है कि सब फड़े जाएंगे। तो खास साहब पर उन्हें इतना ही यकीन है, क्योंकि फ़ैन इसी किस्म के होते हैं, वो अपने हीरो को हमेशा हीरो के रूप में ही देखते हैं, चाहे वो अरूज पर हो या जवाल की तरफ जा रहा हो। तो इसलिए तहरीक इंसाफ में खान साहब के सिवा जितने रहनुमा हैं, उनकी वैल्यू उस वक़्त तक है जब तक वो खान साहब की नज़र में है या खान साहब की उन पर नज़र करम है। अब खान साहब जिससे नज़रें फेर लें किसी भी वजह से, तो वो उनके फ़ैन की नज़र में भी रांदा दरगाह हो जाता है। मोहतरमा रेहान खां की मिसाल सामने है, पूरी कौम की भाभी थी, फिर वो खातून अव्वल के मुकाम पर फायज हुई,
जब फारूक हुई तो एहतराम के सारे रिश्ते टूट गए। तो खान साहब ने जहांगीर तरीन के बारे में जो इंप्रेशन दिया है और एक फर्जी ओहदे से उन्हें हटा भी दिया है, उसके पीछे क्या मसलहत कार फरमा रही होगी, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि जहांगीर तरीन अब किसी काम के नहीं रहे। तो खान साहब के इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, लगता यूँ कि अब उन पर आहिस्ता आहिस्ता नाकामी के मलबे डालकर उन्हें रिप्लेस किया जा रहा है। यानी ये मान लिया गया है कि ये जो टीम खान साहब के दाएं बाएं थी ये नाकाम हो गई है। तो बज़ाहिर खान साहब ने जहांगीर तरीन के खिलाफ आटे चीनी स्कैंडल की वजह से बहुत ज़बरदस्त एक्शन लिया है। वो जिस तरह माए बच्चों के गाल पर एक हल्की सी चपत मार के कहती है ना कि 7 चोरा दी मार मारी है, यानी 7 चोरों जैसी सजा दी है। इसी तरह सजा का अंजाम ये है कि बड़े धड़ल्ले से चीनी अब भी महंगी बिक रही है, यानी एक 4 आने भी सस्ती नहीं हुई। आगे बढ़ते हैं और इस पर बात करें सेनेटर शिबली फराज। देखते हैं कि उनके पास क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये बड़ा अहम इशू है पावर सेक्टर का। इस पर हुकूमत के जो वर्जन आ रहे हैं उनको भी देखें। मुख्तलिफ वर्जन है लेकिन इंपॉर्टेंट इशू है। वॉच शिबली फराज। ये कि वो पूरी तरह से हर एंगल से वो उसको इस सेक्टर को देखें। अगर हुकूमत का ये मकसद होता या ये लोग जो कि आप कह रहे हैं कि ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि ये इतना अरसे तक ये दे हैव हैड अ जॉय राइड, तो अभी वो क्यों नहीं इन्फ्लुएंस हो सके? इसलिए कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एक कमिटेड लीडरशिप है इमरान खान की, जो कि बगैर इससे ये तो जब वक्त होगा, जब ये ऑडिट होगा और इसकी जो मजीद डेवलपमेंट होगी इस रिपोर्ट की बेसिस पे जो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, उसमें पता चलेगा कि किसका क्या रोल है और किस हद तक वो इन्फ्लुएंस कर सकता है या कर रहा है। लेकिन कंसिडरिंग नोइंग कि जिस तरह की हमारी लीडरशिप है, मेरा नहीं ख्याल है कि वो इसको खातर में लाएगी कि ये साथ में हैं, ये हमारे कैबिनेट में हैं, ये हमारी पार्टी के हैं। की पावर पार्टी में ये पावर ब्रोकर सारे कहां से घुस गए? देखिए जी, बात ये होती है कि पार्टी इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव क्लब। ये एक ऐसी एंटिटी होती है जिसमें कि हर एक आ सकता है और हर एक जा सकता है। ठीक है जी। अब इस किस्म के जो लोग होते हैं, जाहिर है कि पाकिस्तान में हमारी एक तो ये आपको मानना पड़ेगा कि वो वजह पहले मुर्गी या पहले अंडा, कि जिस तरह से यहाँ से कॉम्पिटेंट लोगों को साइड लाइन किया गया माजी में, जिसकी वजह से ये जितना जो आपका ब्रेन ड्रेन हुआ, तो नतीजतन ये है कि अब आपको किसी भी इदारे के लिए अगर लोग के लिए आप वो मांगते हैं, आपको मिलते ही नहीं है। सो यू हैव वेरी फ्यू टू चूज फ्रॉम। तो ये भी एक इशू है। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि जब देखिए ब्रेन ड्रेन ना होता तो अकल से पैदल लोग क्या हुक्मरान बनते हैं। हुकूमत में सारे अक्लमंद लोग होते हैं, लेकिन इदारों के लिए उन्हें बंदे नहीं मिलते। जो हुकूमत आती है वो कहती है इदारों को चलाने के लिए हमें समझदार लोग ही नहीं मिलते, क्योंकि ब्रेन ड्रेन हो चुका है। अकल से पैदल लोग हमारे यहाँ बड़े वाफर तौर पर दस्तयाब हैं, और ये ऐसे अकल से पैदल लोग हैं कि रातों रात अरबपति भी बन जाते हैं। तो फिर तो पूरा पाकिस्तान चाहेगा कि बेअकल हो जाए। और जिनके पास दौलत की रेल पे लगी हुई है, ये सब वो लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे अक्लमंद लोग ही नहीं है। देखें, जब लोग सियासी जमातों पर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, पैसा खर्च कर रहे होते हैं, जल्द से जुलूस फाइनेंस कर रहे होते हैं, अखराजात उठा रहे होते हैं, वो जो डीजे बाबू है ना उसके पैसे पे कर रहे होते हैं, उस वक्त कोई नहीं पूछता ये पैसा किधर से आया, कमाया कहाँ से था जो हम पर लगा रहे हो। और जब सरमायाकार कामयाब हो जाता है, हुकूमत बन जाती है जिससे पैसा लगाया होता है, और फिर सरमायाकारी का रिटर्न वसूल करने आ जाता है, तो फिर हुकूमत मासूम बन जाती है। बड़ी मासूमियत से कहता है पता नहीं कहाँ से ये लोग आ गए, हमें तो पता ही नहीं था ये करप्ट है, हमें तो पता ही नहीं था कहाँ से पैसा कमाते। हालांकि सबको पता होता है जो आज लगाएगा वो कल कमाएगा। आज के लिए इतने, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्जीयों के साथ। पुराने खिलाफ ऐसे इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।